हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल के सितंबर 2020 के संस्करण। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे हम एक बात बताना चाहते हैं कि ये वीडियो आने में थोड़ी देर हो गई, क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण की टीम ने मुझे एक वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है और वो वीडियो यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कि इन केस अगर कभी ये चैनल बंद भी हो जाए तो वीडियो आना चालू रहेगा, वो टेलीग्राम के जरिए आपसे मिल जाएगा। तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं आज के पहले टॉपिक की ओर। पहला टॉपिक है राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला टॉपिक आता है राफेल विमान भारतीय वायुसेना को प्राप्त हुआ। चलिए इसमें देखा जाए तो 29 जुलाई 2020 को भारतीय वायुसेना को 5 राफेल विमान की पहली खेप प्राप्त हुई और इसे अंबाला के एयरफोर्स केंद्र पर उतारा गया। अब देखा जाए तो ये जो डील हुआ था वो 23 सितंबर 2016 को हुआ था 7.87 अरब यूरो का फ्रांस के साथ, जिसमें भारत ने 36 राफेल खरीदने के लिए 7.87 अरब यूरो का सौदा किया था। अब देखा जाए तो इस 36 में से 30 जो विमान है वो लड़ाकू विमान है और 6 विमान ट्रेनर विमान है। चलिए आगे देखते हैं कि ये जो राफेल है, राफेल अब जिस देश के पास है, तो भारत चौथा देश है जिसके पास राफेल है। और देखा जाए तो पहले फ्रांस है, फ्रांस ने तो खुद बनाया था। उसके अतिरिक्त मिस्र और कतर के पास है और अब भारत के पास है, इसलिए भारत चौथा देश है जिसके पास राफेल की शक्ति है। चलिए अब राफेल के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि राफेल की क्या क्या खासियत है। देखा जाए तो राफेल विमान जो है उसकी जो निर्माता कंपनी है वो है डसाल्ट एविएशन और ये फ्रांस की कंपनी है। और विमान की जो लंबाई है, कुल लंबाई वो 15.30 मीटर उसकी लंबाई है। इसकी वजन है 24,500 किलोग्राम और ये अपने वजन से 2.5 गुना अधिक उठा सकता है। चलिए देखा जाए तो इसका जो अधिकतम गति है, और गति इसका है 2130 किलोमीटर 2130 किलोमीटर प्रति आवर घंटे के रफ्तार से ये चल सकता है। और ये ऊंचे इलाकों में युद्ध में माहिर है और 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक ये जा सकता है। इस विमान में जो है वो मल्टी सेंसर डाटा फ्यूजन से लैस है। चलिए अब देखा जाए कि इसमें कौन कौन से मिसाइल्स लगे हुए हैं। तो इसमें हैमर मिसाइल है। हैमर जिसका फुल फॉर्म होता है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिटेशन एक्सटेंडेड रेंज, और ये 70 किलोमीटर तक वार कर सकता है। और इसके ये जो है हैमर वो एक साथ 6 टारगेट पर हमला कर सकता है। दूसरा मिसाइल है इसमें मिटियोर, ये एयर टू एयर मिसाइल है और ये इसका मारक क्षमता जो है वो 100 किलोमीटर तक है। उसके बाद है माइका, ये भी एयर टू एयर मिसाइल है और इसकी क्षमता 80 किलोमीटर तक है। फिर आता है स्कैल्प क्रूज मिसाइल, ये 300 किलोमीटर तक वार कर सकता है। चलिए यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। लेकिन उससे पहले बताएंगे कि जो फ्रांस से ये विमान आया, तो फ्रांस से भारतीय वायुसेना के पायलट्स फ्रांस से भारत लाए हैं इस विमान को। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है ध्रुवास्त्र। ध्रुवास्त्र मिसाइल की सफल परीक्षण किया गया। ये 15 से 16 जुलाई 2020 को 3rd जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का परीक्षण हुआ। और ये हुआ कहाँ से, तो ये उड़ीसा के बालासोर स्थित अंतरिम टेस्ट रेंज, जिसे ITR क्या कहा जाता है, वहाँ से इसका परीक्षण हुआ। और ये देश का एक पुराना मिसाइल है नाग के हेलीकॉप्टर संस्करण हेलिना का ही नाम है। देखिए हेलिना का फुल फॉर्म क्या था, तो हेलीकॉप्टर का हेली और नाग का ना, इसे मिलाकर हेलिना बनाया गया था। और ये हेलिना का ही संस्करण है आपका ध्रुवास्त्र। ठीक है, ये भी एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और ध्रुवास्त्र भी एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। चलिए नेक्स्ट है, इसमें आगे देखा जाए तो शत्रु के बंकर, टैंक और अन्य वक्तबंद गाड़ियों को आकाश से ही नष्ट कर सकता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है मॉरिशस में भारत की सहायता से निर्मित सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया गया। देखा जाए तो 30 जुलाई 2020 को मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में भारत की सहायता से निर्मित सुप्रीम कोर्ट भवन का भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और
मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ संयुक्त रूप से ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया गया। फिर देखें तो सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का जो परियोजना है वो भारत के द्वारा मॉरिशस के 2016 में स्वीकृत $353 मिलियन के विशेष आर्थिक पैकेज के तहत स्वीकृत 5 परियोजनाओं में से ये एक है। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है कोरोना वैक्सीन, कोवैक्सीन और जाइकोव डी की मानव परीक्षण प्रारंभ। यहां देखा जाए तो भारत सहित कुल 23 विभिन्न देशों में वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल जुलाई में चालू हुआ है। और देखा जाए तो कोवैक्सीन जिसका निर्माता कंपनी है आपको भारत बायोटेक, जिसकी जो हैदराबाद में स्थित है, वो कोवैक्सीन नाम से वैक्सीन बनाई है और इसका मानव परीक्षण भी शुरू कर दिया गया है। दवा नियामक, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जैसे CDSCO हैं और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोवैक्सीन के फेज 1 और फेज 2 मानव क्लिनिकल परीक्षण हेतु मंजूरी दी है। देखा जाए तो कोरोना मरीजों के सैंपल को वायरस को आइसोलेट करने के पश्चात NIV जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है पुणे में, उसने पहले वायरस को निकाला, उसे आइसोलेट किया और फिर उसे भारत बायोटेक को सौंप दिया, जिससे के आधार पर वो कोवैक्सीन बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है जाइकोव डी भी है जो वो भारत की दूसरी वैक्सीन है जाइकोव डी, और ये जाइडस कैडिला नामक जो कंपनी है, दवा निर्माता कंपनी, उसके द्वारा बनाई जा रही है और इसके मानव परीक्षण के लिए भी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने मंजूरी प्रदान की है। देखिए अगर देखा जाए तो भारत में भी 3 वैक्सीन है जो ह्यूमन ट्रायल कर रहा है। पहला है कोवैक्सीन, दूसरा है जाइकोव डी और तीसरा है कोविडशील्ड के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये कहाँ की कंपनी ने बनाई है और इसे भारत में टेस्ट कहाँ किया जा रहा है। चलिए देखते हैं अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है विश्व में विकसित हो रही कोरोना वैक्सीन। तो पहला है रूस में देखा जाए तो सेस्नेव विश्वविद्यालय ने ये वैक्सीन तैयार किया है और रूस में गमालिया इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा ये विकसित किया गया वैक्सीन है और इसका नाम रखा गया है स्पुतनिक 5। जब तक हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक ये स्पुतनिक 5 को रशिया ने लॉन्च कर दिया है और इसका ह्यूमन ट्रायल भी खत्म कर लिया है। ऐसे ये कंप्लीट ह्यूमन ट्रायल हुआ नहीं है, फेज 2 तक कंप्लीट हुआ था लेकिन फेज 3 स्टार्ट नहीं हुआ, उससे पहले ही ये बना लिया गया और इसे पब्लिक के लिए जारी कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट है ब्रिटेन जो है वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जानी मानी बायोफार्मा है कंपनी जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका, उसके साथ मिलकर एक वैक्सीन विकसित किया है जिसे CHAdOx इन कोविड-19 की फिलहाल तीसरे चरण में परीक्षण किया जा रहा है और यही है कोविडशील्ड नाम दिया गया है इसको भारत में, और इसका जो परीक्षण है भारत के पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट आता है चीन में साइनोफार्म कंपनी है जिसने इस साल के अंत तक वैक्सीन उपलब्ध कराने का दावा किया है। ये जुलाई 2020 में इसका दावा किया गया है। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेस प्रोजेक्ट की विशालकाय मशीन को लेकर नासिक से चला ट्रक 1 वर्ष में तिरुवनंतपुरम पहुंचा। तो देखा जाए तो ये 8 जुलाई 2019 को नासिक से चला था और 20 जुलाई 2020 को ये तिरुवनंतपुरम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पर पहुंचा है। इसमें कुल 30 लोगों का स्टाफ है और इसको रास्ते में पुलिस ने भी मदद की है। चलिए इसमें देखा जाए तो 7.5 मीटर ऊंचा है, 6.65 मीटर चौड़ा है और 70 टन वजन वाला मशीन को ये 74 पहियों वाली जो वॉल्वो FM हैवी ड्यूटी ट्रक है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है इसको लाने के लिए, और जो एक दिन में लगभग 5 किलोमीटर ही चलता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है निमोनिया के इलाज हेतु पहला स्वदेशी टीके की बाजार में बिक्री हेतु अनुमति मिली है। तो इसमें DCGI ने जुलाई 2020 में शिशु में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के कारण होने वाले जो रोग हैं वो निमोनिया के विरुद्ध सक्रिय टीकाकरण अभियान हेतु पहला स्वदेशी टीका जिसका नाम है न्यूमोकॉल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट टीका, और इसे बाजार में बिक्री हेतु अनुमति मिल गई है। और देखा जाए तो इस वैक्सीन के चरण 1, 2 और 3 परीक्षण के लिए अनुमति DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा पहले ही ले ली गई थी और इसके अतिरिक्त जाम्बिया में भी एक क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए हैं। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है
टेबल टेनिस के चीनी कोच यिन वेई सहित 11 विभिन्न खेलों के 32 विदेशी कोचों के साथ अनुबंध में एक वर्ष की वृद्धि की गई है। तो देखा जाए तो टोक्यो ओलंपिक्स का जो मूल कार्यक्रम था वो जुलाई अगस्त 2020 था, लेकिन कोरोना वायरस होने के कारण इसको स्थगित कर डेट एक साल आगे बढ़ा दिया गया और ये किया गया 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक। और इसी के कारण से देखा जाए तो जो प्रशिक्षक थे, जो भारत में विदेशी प्रशिक्षक हैं, जो जिसका अधिकांश के साथ मतलब साई के साथ जो अनुबंध है वो सितंबर 2020 तक ही था, अब इसमें एक वर्ष की वृद्धि की गई है। देखा जाए तो एक अन्य नीतिगत पहल के तहत आगे से सभी राष्ट्रीय कोच का नियुक्ति 4-4 वर्ष के लिए किया जाएगा या ओलंपिक चक्र के अनुसार ही करने का निर्णय सरकार ने किया है। देखा जाए तो 4 वर्ष के लिए जो किए गए अनुबंध की वार्षिक अभी समीक्षा होगी। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है T90 टैंकों के लिए माइनफ्लो उपकरणों की खरीद हेतु भारत अर्थ मूवर्स के साथ अनुबंध। देखा जाए तो ये 20 जुलाई 2020 को सेना का मुख्य युद्धक T90 टैंक के लिए 1512 माइनफ्लो उपकरण को 557 करोड़ में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड से खरीद हेतु अनुबंध किया गया और इन माइनफ्लो को T90 टैंक पे फिट किया जाएगा। ये काम क्या करेगा? तो ये करेगा कि जब टैंक जब ऊपर से गुजरेगा तब सैन्यकर्मी जमीन खोदकर जमीन में छिपी हुई बारूदी सुरंग को आसानी से निकालकर आगे बढ़ सकेगा। और इसको जो बनाने में अभी जो लगेगा सामग्री, उसमें 50% सामग्री जो होगा वो स्वदेशी होगा और इसकी आपूर्ति 1 या 2 वर्ष में शुरू हो जाएगी और लगभग 2027 तक सभी पूरी कर दी जाएगी। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी के निलंबन की अवधि 6 माह की वृद्धि की गई है। देखा जाए तो खिलाड़ियों की जो प्रतिबंधित औषधि का सेवन पर नजर रखने वाली जो वैश्विक संस्था है वो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसे वाडा कहते हैं। इसने भारत की जो नेशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी है उसका निलंबन कर दिया गया और उसकी अवधि जो है जब तक थी वहाँ से 6 माह और वृद्धि कर दी गई। तो देखा जाए तो अगस्त 2019 में इसका निलंबित किया गया था और फरवरी 2020 तक के लिए किया गया था, लेकिन 20 में जब फिर से जांच की गई, लैब की जो कमियां थी वो अभी भी बरकरार पाने के कारण उस पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे वो जुलाई 2020 में जो 6 माह के लिए फिर वृद्धि कर दी गई। देखा जाए तो फरवरी में उसकी जांच हुई, लेकिन बीच में कोरोना वायरस था तो इस वजह से इसे जुलाई में फिर से इस पर प्रतिबंध 6 माह के लिए आगे बढ़ा दिया गया और ये प्रतिबंध अब 17 जुलाई 2020 से प्रभावी कर दिया गया है और इस प्रतिबंध के विरुद्ध चाहे तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में अपील किया जा सकता है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अयोध्या में श्री राम मंदिर की स्थापना हेतु भूमि पूजन और मंदिर की आधारशिला रखी गई। देखा जाए तो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण हेतु आधारशिला 5 अगस्त 2020 को रखी गई और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वैदिक विधि विधान के साथ श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और देश भर में राम भक्तों ने दीपक जलाकर अपने हर्ष उल्लास का प्रदर्शन किया। देखा जाए तो जो मंदिर का आधारशिला रखा गया था उसमें कुल 32 सेकंड का ही समय शुभ माना गया था। वो कब से कब तक? तो ये दोपहर के 12:44 से दोपहर के 12:44 तक इस 32 सेकंड का ही समय था जिसे शुभ माना गया था। इसमें देखा जाए तो कुल 2000 पवित्र स्थानों से मिट्टी लाई गई, 100 से अधिक नदियों से जल भूमि पूजन के लिए लाई गई और भगवान राम के जो ननिहाल है अर्थात जो कौशल्या माँ का घर रायपुर में है वहाँ से भी मिट्टी और जल का प्रयोग किया गया। देखा जाए तो कोरोना के कारण जो 175 लोगों को ही आमंत्रित किया जा सका इसमें, जिसमें से 36 आध्यात्मिक परंपराओं के थे, 135 संत शामिल हुए और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को मंदिर निर्माण का दायित्व सौंपा गया है। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो चलिए यहाँ पर राष्ट्रीय घटनाक्रम समाप्त होता है। अब मूव करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर और देखा जाए तो आंद्रेस डूडा पोलैंड के राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हुए और ये 12 जुलाई 2020 को जो संपन्न हुए मतदान में 51.21% मत प्राप्त करके निवर्तमान राष्ट्रपति
आंद्रेस डूडा इसमें विजेता रहे और प्रतिद्वंदी उम्मीदवार रफाल त्रजास्की को 48.79% मत प्राप्त हुआ। देखा जाए तो आंद्रेस डूडा राष्ट्रपति पद का ये दूसरा कार्यकाल है और ये 6 अगस्त 2020 को प्रारंभ होगा। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक। अगला है भारत व पाकिस्तान द्वारा कैदियों की सूची का आदान प्रदान किया गया। तो ये 1 जुलाई 2020 को दिल्ली और इस्लामाबाद राजनयिक माध्यम से ये आदान प्रदान हुआ और वर्ष में ये 2 बार होता है। एक होता है 1 जुलाई को और एक होता है 1 जनवरी को। देखा जाए तो भारतीय जेल में जो पाकिस्तानी कैद हैं उसमें से 265 सिविलियन हैं और 97 मतलब 97 मछुआरे हैं और ये सूची जो है वह भारत ने सौंप दिया है पाकिस्तान को। और देखा जाए तो पाकिस्तान जेल में जो भारतीय हैं वो है 54 सिविलियन और 270 मछुआरा हैं और ये सूची पाकिस्तान ने भारत को सौंपा है। और देखा जाए तो जो कैदियों की सूची का जो इस तरह का आदान प्रदान होता है दोनों देशों के बीच, इसका समझौता हुआ था और इस समझौता पे हस्ताक्षर हुआ था 21 मई 2008 को। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को 12 वर्ष के कारावास की सजा हुई। देखा जाए तो ये 67 वर्षीय नजीब रजाक हैं जो कि 2009 से 2018 के दौरान 10 वर्षों के लिए मलेशिया के प्रधानमंत्री थे और उनके कार्यकाल में जो गठित 1 MBD कोष की स्थापना की गई थी और मलेशिया के आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन इस कोष में अरबों डॉलर की हेराफेरी हुई और इस हेराफेरी के 7 विभिन्न आरोपों में विभिन्न अवधि के लिए सजा अदालत ने सुनाई है। और देखा जाए तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 3 मामलों में 10-10 वर्ष की और प्रधानमंत्री रहते हुए शक्ति का दुरुपयोग के लिए 12 वर्ष की सजा दी है। लेकिन अब ये सारे सजाएं एक साथ चलेंगी, इसलिए ये कुल अवधि को 12 वर्ष ही माना गया है और अभी भी बहुत सारे केसेस इन पे पेंडिंग है, उन पे भी केसेस चल रहे हैं। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है रूस में ताजा संविधान संशोधन लागू हुआ है जिसमें व्लादिमीर पुतिन को 2036 तक राष्ट्रपति बने रहने का मार्ग प्रशस्त हो गया। देखा जाए तो ये 25 जून से 1 जुलाई को इस संविधान संशोधन के लिए एक जनमत संग्रह कराया गया जिसमें से 79% मत गिरा इस प्रस्ताव के संविधान संशोधन के पक्ष में और संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति 3 जुलाई को हस्ताक्षर कर इसको लागू कर दिए। अब देखा जाए तो राष्ट्रपति पुतिन को मौजूदा कार्यकाल 2024 तक है और उसके बाद 6 वर्ष का 2 कार्यकाल मतलब 2036 तक यह राष्ट्रपति बने रहने का इनका मार्ग प्रशस्त हो गया। और इसमें एक चीज़ और देखा जाए तो लगभग 20 वर्ष इन्होंने शासन किया है और इस 20 वर्ष में ये या तो राष्ट्रपति रहे हैं या तो प्रधानमंत्री रहे हैं और जब ये राष्ट्रपति रहते हैं तो सारे अधिकार इन्हीं के पास होते हैं और जब ये प्रधानमंत्री रहते हैं तब भी सारे अधिकार प्रधानमंत्री के पास होते हैं। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है भारत व यूरोपीय संघ के बीच 15वीं शिखर वार्ता ऑनलाइन ही संपन्न हुई। तो देखा जाए तो 15 जुलाई 2020 को भारत और यूरोपीय संघ के बीच 15वीं शिखर बैठक हुई और ये वर्चुअल संपन्न हुई। उसके बाद देखा जाए तो भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और यूरोपीय संघ का जो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है उन्होंने किया, यानी चार्ल्स मिशेल ने किया और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने भी किया, वो थे सुश्री उर्सुला वॉन डेर लेयन और ये दोनों इस वार्ता में शामिल हुए थे। देखा जाए तो आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के सामंजस्य की महत्वाकांक्षा को विशेष बल दिया गया था इसमें और भारत यूरोपीय संघ की सामरिक साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय यूरोपीय संघ सामरिक भागीदारी 2025 के लिए एक रोड मैप शीर्षक का एक दस्तावेज 15 जुलाई 2020 को वर्चुअल शिखर वार्ता में स्वीकार किया गया और ये शिखर वार्ता 1 वर्ष भारत में तो 1 वर्ष यूरोप के किसी भी दूसरे देश में बारी बारी से होता है और ये 16वां शिखर सम्मेलन जो होगा, 16वां शिखर भारत वार्ता जिसे कहते हैं, वो होगा अब 2021 में और वो होगा भारत में। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है अलग अलग 3 स्पेस क्राफ्ट मंगल के लिए रवाना हुआ है।
मतलब ये जो 3 स्पेसक्राफ्ट है ये मंगल ग्रह के लिए रवाना हुए हैं अलग अलग। देखा जाए तो मंगल ग्रह का जो वातावरण व इस ग्रह का जो प्राचीन जीवन है उसके अध्ययन के लिए ये 3 देशों का जो है, पहला है आपको चीन का, फिर यूएई का और अमेरिका का, इन तीनों का अंतरिक्ष यान रवाना हुआ है जुलाई 2020 में। 48 करोड़ किलोमीटर की यात्रा करेंगे और फरवरी 2021 में ये मंगल पहुंचेंगे। चलिए इसमें देखा जाए तो पहला है यूएई। यूएई का जो मिशन है उसका नाम दिया गया है होप मिशन। और यूएई के अंतरिक्ष एजेंसी यानी यूएई स्पेस एजेंसी ने मंगल ग्रह के लिए स्पेसक्राफ्ट होप, जिसका अरबी नाम है अल अमाल, का प्रक्षेपण किया गया है 19 जुलाई 2020 को। और ये प्रक्षेपण जापान के मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज के H2A रॉकेट के जरिए जापान के ही तानिगाशिमा स्पेस सेंटर से किया गया। और मंगल ग्रह के लिए किसी भी अरब या मुस्लिम देश का ये पहला अंतरिक्ष मिशन है। चलिए इसमें देखा जाए दो और, ये तो यूएई का था, अब चीन और अमेरिका कौन कौन से यान भेजे हैं वो देखते हैं। नेक्स्ट आता है चीन का रोवर मिशन जिसका नाम है तियानवेन प्रथम। और ये 23 जुलाई 2020 को चीन ने अपने स्पेसक्राफ्ट तियानवेन 1 का प्रक्षेपण किया। और देखा जाए तो चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी CNSA ने इस मंगल मिशन में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर भेजा है। प्रक्षेपण हैनन प्रांत स्थित वेनचांग स्पेसक्राफ्ट लॉन्च साइट से हुआ है और इसमें बहुत शक्तिशाली लॉन्ग मार्च 5 हैवी लिफ्ट रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। और देखा जाए तो 11 से 24 फरवरी 2021 के बीच मंगल ग्रह की कक्षा में ये पहुंचेगा और उसके बाद 23 अप्रैल को लैंडर और रोवर सतह पर उतरेगा। और उतरने के लिए मंगल का उटोपिया प्लांटिया स्थान को निर्धारित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है नासा का मार्स रोवर परसेवरेंस। ये 30 जुलाई 2020 को नासा ने अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित केप कैनावरल एयर फोर्स स्टेशन से एक नया रोवर परसेवरेंस का प्रक्षेपण किया है। और ये प्रक्षेपण नासा के सबसे शक्तिशाली रॉकेट एटलस V541 के जरिए किया गया है। फिर देखा जाए तो 18 फरवरी 2020 को ये मंगल की सतह जेजेरो क्रेटर जो स्थान है उसके निकट उतरने के लिए निर्धारित किया गया है। चलिए अगला टॉपिक देखें। तो चलिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम समाप्त होता है। अब हम लोग मूव करते हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर। इसमें पहला टॉपिक है 109 मार्गों पर यात्री रेलगाड़ियों के संचालन हेतु निजी कंपनियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए। और देखा जाए तो भारतीय रेलवे नेटवर्क में निजी निवेश आकर्षित करने और विश्व स्तरीय रेल यात्रा का अनुभव देने के लिए भारत में यह किया जाएगा, जिसके खासियत क्या होंगे तो 109 जोड़ी मार्गों पर 151 आधुनिक रेलगाड़ी का परिचालन किया जाएगा। फिर 109 जोड़ी रूट के रेलवे नेटवर्क पर 12 क्लस्टर्स होंगे और न्यूनतम 16 कोच और अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगे ये ट्रेन। और ये कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो अगले 35 वर्ष के लिए होगा, जिसमें 30,000 करोड़ का निवेश इस योजना में अनुमानित है। और देखा जाए तो जो रेलवे का रेलगाड़ियों का जो परिचालन होगा वो भारतीय रेलवे के गार्ड के द्वारा किया जाएगा। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है कि 2020-21 की पहली तिमाही में भारत की वस्तुगत निर्यातों व आयातों में गिरावट आई है। तो इसमें देखा जाए तो विदेशी व्यापार का जो आंकड़ा है ये आपको अरब डॉलर में दिया गया है अप्रैल से जून तक का। अप्रैल से जून मतलब ये पहली तिमाही का। तो देखा जाए तो निर्यात में जो 2020 में और 21 का दिया गया है वो है 51.32 अरब डॉलर, जो कि पिछले साल था 81.08 डॉलर। और यानी कि ये नेगेटिव गया है, ऋणात्मक गया है 36.71%। चलिए इसमें आयात में देखा जाए तो 2019-20 में ये 127.04 था और ये 2020-21 में हो गया 60.44। इसमें भी आपको ऋणात्मक गया है 52.43%। फिर आपको अगर रुपए में देखा जाए तो निर्यात में भी आपको -31.02% है और आयात में
ये भी माइनस है 48.12%। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है मार्च 2020 के अंत में भारत पर विदेशी ऋण, और ये रिजर्व बैंक के आंकड़े हैं। तो देखा जाए तो रिजर्व बैंक ने 30 जून 2020 को एक आंकड़ा जारी किया, और इस आंकड़े के अनुसार जो कुल विदेशी ऋण है वो है 558.5 अरब डॉलर का, जिसमें दीर्घकालिक ऋण है 451.7 अरब डॉलर और अल्पकालिक ऋण है 106.9 अरब डॉलर। मतलब देखा जाए तो कुल विदेशी ऋण में अगर सिर्फ दीर्घकालिक ऋण का भाग देखा जाए तो वो 80.9% है, और अल्पकालिक ऋण का भाग 19.1%। चलिए, और अगर देखा जाए कुल विदेशी ऋण जीडीपी में कितना प्रतिशत होता है, तो ये होता है 20.6%, और कुल विदेशी ऋण रियायती ऋण का भाग है 8.6%। फिर इसमें देखा जाए तो विदेशी ऋण में जो विभिन्न घटक हैं, मतलब विदेशी वाणिज्यिक उधारियां, एनआरआई जमाएं और अल्पकालिक व्यापार, तो इसमें देखा जाए तो विदेशी वाणिज्यिक उधारियां जो है वो 39.4% है, और एनआरआई जमा 23.4% और अल्पकालिक व्यापार ऋण 18.2%। चलिए, नेक्स्ट है मुद्राओं की पुष्टि से विदेश ऋण की संरचना। तो विदेशी ऋण की संरचना अगर देखी जाए तो डॉलर में है आपको 53.7%, और फिर रुपए में आता है 31.9%, और एसडीआर में है 5.6%। फिर आपको येन में देखा जाए तो 4.5%, और यूरो में देखा जाए तो 3.5%। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से अलग कर दिया। तो देखा जाए तो ये परियोजना का जो वित्तीय विलंब के कारण आरोप लगाया गया है ईरान की तरफ से, और जुलाई 2020 में भारत को इस परियोजना से ईरान ने अलग कर दिया, और ईरान का कहना है कि अब वो इस परियोजना को अकेले ही पूरा करेगा। फिर देखा जाए तो इस परियोजना में चाबहार पोर्ट से जहदान के बीच रेलवे लाइन बिछाई जानी थी, और इसका कार्यान्वयन जो है वो भारत को इरकॉन को दिया गया था। मतलब इरकॉन का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, इसे दिया गया था, और मार्च 2022 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य था। फिर मूव करते हैं अगले टॉपिक की ओर, कि अगला है भारत ने बांग्लादेश को 10 लोकोमोटिव इंजन सौंपे। तो देखा जाए तो 27 जुलाई 2020 को भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव इंजन उपलब्ध कराए हैं, और ये गेडे स्टेशन, जो कि भारत बांग्लादेश का सीमा पर स्थित है रेलवे स्टेशन, इसका नाम है गेडे स्टेशन, वहां से बांग्लादेश के लिए लोकोमोटिव का इंजन रवाना किया गया है। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया आइडियाज समिट के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। तो ये देखा जाए तो 22 जुलाई 2020 को ऑनलाइन भारत अमेरिका व्यापार परिषद यानी यूएसआईबीसी, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के तत्वावधान में इंडिया आइडियाज समिट का शिखर सम्मेलन किया गया, और जिसका थीम था बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर, जिसे हिंदी में कहते हैं बेहतर भविष्य का निर्माण। चलिए नेक्स्ट है इसमें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में क्या क्या कहा। तो इसमें कहा था कि ईज ऑफ लिविंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ईज ऑफ डूइंग। दूसरा बात है कि भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र प्रतिवर्ष 22% से अधिक तक बढ़ रहा है, और चिकित्सा प्रौद्योगिकी, टेलीमेडिसिन, डायग्नोस्टिक का उत्पादन में भारत कंपनियों की प्रगति बढ़ रही है। और देखा जाए तो बीमा के क्षेत्र में जो निवेश है वो 49% तक बढ़ाया गया। फिर रक्षा के क्षेत्र में एफडीआई का जो सीमा है वो 74% कर दिया गया, और बीमा इंटरमीडिएट संस्थाओं के लिए निवेश हेतु 100% एफडीआई की अनुमति है। और फिर देखा जाए तो 2019-20 में भारत की जो एफडीआई का प्रवाह है वो 74 अरब डॉलर था, और जो कि 20% की वृद्धि दर्शाता है। और महामारी के दौरान भी अप्रैल से जुलाई के बीच 20 अरब डॉलर से अधिक विदेशी निवेश आकर्षित किए गए हैं। तो चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है
छत्तीसगढ़ में जैविक खाद के उत्पादन हेतु गोबर न्याय योजना। तो इसमें देखा जाए तो जुलाई 2020 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए एक नई योजना शुरू की जिसका नाम है गोबर न्याय योजना। और इस योजना के तहत सरकार जो है वो पशुपालकों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की वजह से खरीदेगा और इसे डिकम्पोस्ट करेगा और उसके बाद तैयार होने वाला जो होगा उसे 8 रुपीज़ पर केजी से बेचने की योजना है। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक। नेक्स्ट है 47 अन्य चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए गए। तो देखा जाए तो 29 जून 2020 को 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए गए थे और उसके बाद 27 जुलाई 2020 को 47 अन्य ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए गए। तो ये जो 47 ऐप्स हैं एक्चुअली देखा जाए तो ये उन्हीं 59 ऐप्स का क्लोन या फिर लाइट वर्जन है, जैसे कि टिकटॉक लाइट, हेलो लाइट, इस तरह से। और प्रतिबंधित चीनी ऐप्स की संख्या जो है अब 106 हो गई है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नियुक्तियां यानी अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट देखा जाए तो एशियाई विकास बैंक में मतलब एडीबी में उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया है अशोक लवासा। और सूरीनाम के नए राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी और ये एक भारतीय मूल के हैं। फिर आते हैं भारत में ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त। तो ये सर फिलिप बार्टन हैं जो कि भारत में ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त हैं। उसके बाद आता है राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के नए निजी सचिव। तो नए निजी सचिव जो बने हैं वो है सिद्धार्थ प्रवीण और नए निजी सचिव जो बने हैं प्रधानमंत्री के वो है हार्दिक सतीश चंद्र। इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो एक है राष्ट्रपति का निजी सचिव वो है सिद्धार्थ प्रवीण और प्रधानमंत्री का निजी सचिव हार्दिक सतीश चंद्र। चलिए उसके बाद देखा जाए तो सेबी के चेयरमैन के कार्यकाल में 18 माह का वृद्धि किया गया है। तो देखा जाए तो जो सेबी के चेयरमैन के कार्यकाल में बढ़ाया गया है तो उसके चेयरमैन कौन थे? वो थे अजय त्यागी। चलिए नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल। तो देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बने हैं मनोज सिन्हा। नेक्स्ट टॉपिक है पुस्तकें में पहला पॉइंट है द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर ऑन अनसर्टन वर्ल्ड। तो इसके जो लेखक हैं वो है एस जयशंकर। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखा है ये बुक द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है पुरस्कार व सम्मान। इसमें पहला टॉपिक है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020। और देखा जाए तो ये वॉशिंगटन स्थित यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का वर्ष 2020 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और लॉकहीड मार्टिन के सीईओ जिम टैकलेट को दिया गया है। और देखा जाए अगला है पहला पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार। तो पहला पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार जो दिया गया है वो दिया गया है आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन को और ये दिया जाता है सांख्यिकी के क्षेत्र में जीवन पर्यंत योगदान के लिए। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है निधन में देखा जाए तो पहला है लालजी टंडन का निधन हो गया 85 वर्ष की आयु में 21 जुलाई को। मध्य प्रदेश के ये राज्यपाल थे। अगला है अमर सिंह के बारे में देखा जाए तो ये समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता थे और राज्यसभा के सांसद थे और 1 अगस्त 2020 को सिंगापुर के एक अस्पताल में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट आता है सरोज खान के बारे में देखा जाए तो ये बॉलीवुड के जाने माने कोरियोग्राफर सरोज खान जो हैं वो 2 और 3 अगस्त की मध्य रात्रि में दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया और इन्हें मदर ऑफ कोरियोग्राफी भी कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अंतरिक्ष या स्पेस। तो इसमें देखा जाए तो पहली बार निजी कंपनी के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा पर गए अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों की धरती पर सुरक्षित वापसी हुई। देखा जाए तो 2 से 3 अगस्त की मध्यरात्रि यानी 12:18 जो भारतीय समयानुसार है इस निजी कंपनी ने स्पेसएक्स द्वारा भेजे गए जो स्पेसक्राफ्ट है जिसका नाम था ड्रैगन वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से वापस धरती पर सुरक्षित आ गया
और इसके जो यात्री थे वो थे रॉबर्ट बैनकन और डगलस हार्ले। फिर देखा जाए तो इसे मैक्सिको की खाड़ी में लैंड कराया गया। और देखा जाए तो 45 वर्ष के बाद नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों को समुद्र में उतारा। इसे स्प्लैश लैंडिंग भी कहा जाता है। और देखा जाए तो 61 दिन के अंतरिक्ष यात्रा के दौरान, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर जब ये रहे थे 61 दिन, तो उसमें से 4 बार इन्होंने स्पेस वॉक किया था। और एक अमेरिकी ध्वज को उन्होंने वापस लाया है जो कि 9 वर्ष पूर्व भेजा गया था। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन या अभियान। तो ये समुद्र सेतु अभियान है। तो देखा जाए तो समुद्र सेतु अभियान जो है वो है कि पड़ोस से सटे जो समुद्री तटीय देश हैं वहाँ जितने फंसे हुए भारतीय थे उन्हें स्वदेश लाना, मतलब भारत वापस लाना, ये भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया और इसे ही समुद्र सेतु अभियान नाम दिया गया था। और देखा जाए तो कुल 55 दिनों में 3,992 भारतीयों को मालदीव, श्रीलंका और ईरान से स्वदेश लाया गया है। और नौसेना के जलपोत जलाश्व, एरावत, शार्दुल व मगर, इन चारों का इस्तेमाल किया गया था। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है खेलकूद। खेलकूद में देखा जाए तो पहला टॉपिक है इंग्लैंड वेस्ट इंडीज टेस्ट श्रृंखला 2020। इसमें देखा जाए तो ये 3 मैचों का सीरीज हुआ था जिसका नाम था विजडन ट्रॉफी। और इसमें इंग्लैंड ने 2-1 से जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया। फिर देखा जाए अगला है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो 2020 में होना था, अब उसका आयोजन नवंबर 2021 में होगा। और वर्ल्ड कप 2023 का कार्यक्रम में भी परिवर्तन लाया गया है। तो देखिए पहले ये होना था 18 अक्टूबर से 15 नवंबर 2020 को, लेकिन अब ये T20 विश्व कप का जो आयोजन है वो होगा अक्टूबर नवंबर 2021 के दौरान। और लेकिन इसका फाइनल जो है वो नवंबर में होगा, 14 नवंबर 2021 को। इसमें आगे है कि पुरुषों की T20 विश्व कप 2022 का जो आयोजन होगा वो अक्टूबर नवंबर 2022 में होगा। और नेक्स्ट है आईसीसी के 50-50 ओवर के 2023 के 13वीं संस्करण की विश्व कप का आयोजन भारत की मेजबानी में होना है। और मार्च अप्रैल 2023 होना था, अब अक्टूबर नवंबर 2023 तक तय किया गया है। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है 15वां एशिया कप क्रिकेट 2020 स्थगित किया गया। तो देखा जाए तो 15वां एशिया कप जो है उसका आयोजन हुआ था सितंबर 2020 में होना था और इसकी मेजबानी भारत को प्रस्तावित थी, लेकिन अब जून 2021 में होगी और इस टूर्नामेंट को मेजबानी श्रीलंका करेगी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है चीन के सुपरस्टार शटलर बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की है। तो ये हैं लिंडेन। लिंडेन एक चीन के सुपरस्टार शटलर हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी, और ये इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। फिर नेक्स्ट है हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र। तो देखा जाए तो हॉकी पद के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया है मुश्ताक अहमद ने। और हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं ज्ञानेंद्रो निगम बाम। नेक्स्ट टॉपिक है रियल मैड्रिड ने रिकॉर्ड 34वीं बार जीता ला लीगा खिताब और ये लियोनेल मेसी को गोल्डन बूट मिला। तो देखा जाए तो ये 89वां संस्करण था ला लीगा टूर्नामेंट का और इसे जीतने वाले हैं रियल मैड्रिड। और सर्वाधिक 25 गोल बार्सिलोना के खिलाड़ी ने मारा था, लियोन मेसी ने, और इसे गोल्डन बूट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस 2020। तो इसमें विजेता जो रहे वो हैं वाल्टेरी बोटास मर्सिडीज के, और दूसरे स्थान पर है चार्ल्स लेक्लेर्क फरारी के। फिर आपको आता है स्टाइलिन ग्रैंड प्रिक्स, तो यहाँ पे भी लुइस हैमिल्टन ने जीता है मर्सिडीज के और वाल्टेरी बोटास ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। फिर जाते हैं हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स में, तो यहाँ पे भी विजेता रहे हैं लुइस हैमिल्टन और दूसरे स्थान पर है KM वर्स्टापेन जो कि रेडबुल टीम की है। तो चलिए हमारा आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं
जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।